गुड मॉर्निंग। अपन डिस्कस कर रहे थे लाइन ऑफ इम्पैक्ट, राइट। तो जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अपन कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट उसका क्या होगा। जैसे ये बॉल है, सपोज बॉल इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी, राइट। बॉल बी है, ए बी, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो कुछ टाइम के बाद ये मीट करेगा लाइक दिस, राइट। तो अभी जो ऐसे ये मीट कर रहा है तो इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है इसका ये हो जाएगा, और ये जो है ये इसका कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका LOI, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। जैसे ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक बॉल आके स्ट्राइक कर रही है, ऐसे आके स्ट्राइक कर रही। तो जब आके स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पे तो ये इसके कांटेक्ट में होगी, ऐसे, राइट। ऐसे कांटेक्ट में हो तो कॉमन टेंजेंट इसका क्या होगा? यही इसका कॉमन टेंजेंट, राइट। यही इस पे टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट ये हो जाएगा। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसका ये हो जाएगा, राइट। ये इसका क्या हो जाएगा? LOI, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ऐसा नहीं कि सर ये तो ऐसा स्ट्राइक कर रहा था, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसा होना चाहिए। कॉमन टेंजेंट तो ये है ना, हॉरिजॉन्टल। कॉमन टेंजेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा? वर्टिकल। आगे स्ट्राइक करेगा तो कॉमन टेंजेंट यही होगा हमेशा। मान लीजिए ये एक बॉल आके स्ट्राइक कर रही है यहाँ पे, कहीं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट? ये ऐसा हो जाएगा, राइट। तो अगर ये ऐसा है तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉमन टेंजेंट कौन सा है? ये बॉल है, बॉल के साथ टेंजेंट ये है, तो ये है कॉमन टेंजेंट, राइट। तो कॉमन टेंजेंट ये है तो नॉर्मल इसका कैसा होगा? ऐसा होगा। नॉर्मल इसका कैसा होगा? ऐसा होगा। ये क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट, राइट। ये इसका कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। यहाँ पे ये कॉमन टेंजेंट, टेंजेंट, और यहाँ पे ये कॉमन टेंजेंट। तो वेलोसिटी जब भी चेंज होगी पार्टिकल की, किसके अलोंग होगी? अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्योंकि कॉमन टेंजेंट के अलावा बाई चांस ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिस केस में ये रफ हो और फ्रिक्शन हो, तो उस केस में इस डायरेक्शन में भी इसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? नेक्स्ट लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन। क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ऑन द basis of line of impact, line of impact, on the basis of line of impact। तो फर्स्ट लिखेंगे अपन हेड ऑन। फर्स्ट कोलिजन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस पे क्या होगा? हेड ऑन, हेड ऑन।
तो हेड ऑन कोलिजन में क्या हो रहा है कि जैसे ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, राइट, तो सेम लाइन के अलोंग, अभी अभी देखो इस लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं, ये इस लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं, आफ्टर कोलिजन भी वो उसी लाइन के अलोंग मूव करेगा। लेट्स से particle is moving with velocity u1 and particle b is moving with velocity u2। ये क्या है? this one is before collision। during collision ऐसा होगा कहीं, है ना, during collision, during collision ऐसा होगा। ये जो है इसका, ये इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये क्या है? इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये इसका क्या है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ड्यूरिंग कोलिजन में इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? सेम होती है। ड्यूरिंग कोलिजन हमेशा क्या होता है? यहीं पे लिख लो, ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन the velocities of colliding particle, the velocities of colliding particles are same, the velocities of colliding particles are same। अब यहां पे क्या होगा? आफ्टर कोलिजन ये कुछ वेलोसिटी से जा रहा है और ये भी कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, ये है आफ्टर कोलिजन। ये क्या है? आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन लिखा ये। तो देखो ये एक ही लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, या तो एक ही लाइन के अलॉन्ग मूव करने का मतलब है जैसे कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी थी जो इसी के अलॉन्ग मूव करेगा, इधर राइट वर्ड्स और लेफ्ट वर्ड्स, है ना, या एक राइट में जाएगा तो दूसरा लेफ्ट में जाएगा, वैसा। तो यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है? इफ द कोलाइडिंग पार्टिकल्स आर अलोंग द सेम लाइन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, if the velocities of colliding particles are along the same line before and after collision, then such type of collision is said to be head on। क्या हो जाएगा? head on हो जाएगा। क्या होना चाहिए? velocities of colliding particle are along same line, सेम लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। जिस लाइन के अलॉन्ग पहले मूव कर रहा था अभी भी उसी लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा वो, राइट लेफ्ट कुछ हो सकता है बट लाइन वही होगा। बोलने का मतलब ये है कि ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, राइट। तो इस कोलिजन को अपन क्या बोलेंगे? हेड ऑन। तो 1D कोलिजन हो गया ये कैसा कोलिजन होता है? 1D होता है। ऐसे कोलिजन को क्या बोलेंगे अपन? 1D, 1D कोलिजन है ये, वन डायमेंशनल कोलिजन। हेड ऑन जो है ये 1D कोलिजन है। एक बार आप नोट कर लीजिए, डेफिनेशन पे जाएंगे सेकंड। यस, तो जो बॉडी ये है वो लेफ्ट में भी जा सकता है ना आफ्टर कोलिजन? क्या बोला मैंने? क्या बोला ये बताओ? मतलब सेम लाइन के अलोंग होना चाहिए सेम और लाइन के हेड ऑन। अलॉन्ग। अच्छा, ऐसा नहीं बोला कि लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। यस सर। तो फिर बोला ना, लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, हाँ, बट हमेशा उसका जो मूवमेंट होगा, मोशन होगा, वो ऐसा होगा कि पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होगा। लेफ्ट राइट किसी में जाए उससे कोई मतलब नहीं है, बट मोमेंटम जो है वो सेम होना चाहिए। तो इसलिए अगर यहाँ पे दोनों बॉडी ए एंड बी है ना, इफ बोथ बॉडीज आर मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स, तो यहाँ पे आफ्टर कोलिजन एक बॉडी का पॉजिटिव एक्स में मूव करना कंपलसरी है, otherwise momentum can't be conserved। सर yes सर आफ्टर कोलिजन सिस्टम का एज अ होल मोमेंटम इज कंजर्व्ड या इवन सिस्टम, इंडिविजुअल अरे बॉडी? भाई साहब सिस्टम। अच्छा एक पार्टिकल पे तो फोर्स लग रहा है ना यार ड्यूरिंग हाँ कोलिजन, बट नेट फोर्स सिस्टम पे क्या है? जीरो है। यस। अगर ये बताओ, एक पार्टिकल का अगर यहाँ पे मोमेंटम सेम होता तो कोलिजन के बाद किसी की वेलोसिटी चेंज होती? नो चेंज नहीं होती। तो एक्सीडेंट होने से कुछ होता आज तक? नहीं सर। सर वो जो सेंटर वाला है कि ड्यूरिंग कोलिजन बोथ हैव सेम वेलोसिटी, वो कैसे हो गया? अरे भाई, ड्यूरिंग कोलिजन मतलब दोनों एक साथ ही है ना। हाँ यस सर। तो एक साथ है, अगर मूव भी करेगा तो वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे सेम ही होगी ना उसकी यार, कि डिफरेंट डिफरेंट होगी? एक ही साथ है और डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है क्या इसकी?
अरे ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ड्यूरिंग कोलिजन मतलब चिपक गया। हाँ अरे यस सर, यस। हाँ, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी ना। सर सेम कैसे हुई, मुझे समझा नहीं प्रॉपर्ली। अरे यार क्या है, ये दोनों एक साथ ये चिपक गया। अब अगर मूव कर रहा होगा दोनों का सेम होगा या नहीं होगा यार? क्या सेंस लगा रहे हो इसमें भाई? ये ऐसा आ रहा है कोलाइड कर गया। अब कोलाइड कर गया, आप दोनों मूव, जब मूव कर रहा है तो एक ही साथ जाएगा ना, कहीं भी जाएगा उस इंस्टेंट पे। चिपक गया तो डिफरेंट वेलोसिटी हो जाएगी। अरे सर चिपका था क्योंकि वेलोसिटी दे वर हेडिंग टुवर्ड्स ईच अदर ना, दैट इज व्हाई। अरे भाई ड्यूरिंग कोलिजन का क्या मतलब होता है? देयर वुड बी सम गैप बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। नो नो। नो, तो फिर क्या मतलब? ऐसा हो गया। अब जब भी जाएगा तो वेलोसिटी डिफरेंट होगी क्या? नो सर। तो फिर कहाँ कौन सा सेंस लगा लेते हो यार तुम? जब ये ऐसा है, कोलिजन का मतलब यहाँ पे कोई गैप होगा ही नहीं ड्यूरिंग कोलिजन। अगर इसकी वेलोसिटी होगी तो डिफरेंट कैसे हो सकती, तुम लॉजिक बता दो ना यार। डिफरेंट कैसे हो सकती है इसकी वेलोसिटी, ये बताओ पहले। अच्छा मतलब लाइक ए अगर बी से मूव करेगा तो वो बी को भी पुश करेगा क्योंकि गैप है ही नहीं, या बी भी तो करेगा ए को कॉमन सेम। सेंस होना चाहिए इन सब में। किसी को पता भी नहीं होगा ना, मैं अभी रोड पे से रिक्शा वाले भैया को ले आऊं ना, पूछ दूं कि भाई इसकी वेलोसिटी दोनों चिपक गया है, अगर अभी मूव करेगा तो ये 5 मीटर से जा रहा है, कितने से है, वो भी बोलेगा 5 मीटर। चिपक गया है यार, एक साथ जाएगा ना। गैप यस थोड़ी सर। है कि डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो वेलोसिटी तो सेम ही होगी दोनों की। यस सर। So if we have two uniform balls, then is it compulsory that line of impact will always cross to the center of both the balls? 9 या 10th में एक होता है मैथ्स में ज्योमेट्री। ठीक है, समझो। ये बताओ, ये इसका टेंजेंट, जब भी तुम इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है, ऐसा कभी पढ़ा है? Yes, yes. Radius is perpendicular to तो tangent. जब दो बॉडी कांटेक्ट में होगी, कहीं पे भी, ऐसा है, ऐसा है, कैसा भी है, ऐसा है, तो जब भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा Yes, होगा, sir. ऐसा होगा। तो जब ये जो टैंजेंट है, वो इस पे भी टैंजेंट है और इस पे भी टैंजेंट है, ये जो टैंजेंट है इस पे भी टैंजेंट है और इस पे भी टैंजेंट, ये जो टैंजेंट है इस पे भी टैंजेंट है और इस पे भी टैंजेंट। तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके लिए, क्या सेंटर से पास होगा वो? Yes, sir. इसके लिए जब ड्रॉ करेंगे, उसी को आगे एक्सटेंड करोगे, क्या सेंटर से इसके पास होगा वो? Yes, yes.
इसका मतलब कभी भी जब ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा सेंटर से पास होगा इसके। Yes. So this is like we are only studying about uniform spheres, ना? ये वाला part में. यस यस यस। Okay. रेगुलर इरेग्युलर नहीं, इरेग्युलर में तो फिर डिफरेंट हो जाएगा। Sir, and जब भी ball is like falling straight or falling slanting, तो जो उसका first point touch होगा ground पे, ground मतलब वही tangent बन जाएगा ground ना उसको. राइट राइट। जैसे टच हुआ वही टैंजेंट, टैंजेंट हमेशा ग्राउंड के साथ, अगर ग्राउंड पे कोई बॉल आके स्ट्राइक कर रहा है इसका मतलब टैंजेंट हमेशा जो होगा वो ग्राउंड ही होगा, राइट। तो अगर ग्राउंड ही टैंजेंट है इसका मतलब जो नॉर्मल आएगा वो वर्टिकल आएगा। नॉर्मल कैसा आएगा? वर्टिकल आएगा ऑलवेज। Okay. डन। Wait, so one second. Sir, can you please show the upper part once? Sir, वो wedge fixed है ना? अगर ये बताओ फिक्स हो या नहीं हो, फिक्स हो या नहीं हो, क्या इसका नॉर्मल या कॉमन टैंजेंट चेंज हो जाएगा क्या? No sir. अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इसका पोजीशन चेंज हो सकता है ना इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट का। मतलब अभी सपोज मैं अगर इसको फिक्स कर दूं तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपने को ऐसा दिखेगा। अगर ये मूव कर रहा है इस साइड तो थोड़ा यहाँ पे आके ये इस साइड जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो उतने टाइम में या यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसा हो जाएगा। तो हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो पैरेलल ही दिखेगा ना यार, वैसा ही रहेगा ना। Yes. डायरेक्शन चेंज होगा क्या लाइन ऑफ इम्पैक्ट का? No. डन। Yes sir. लिखेंगे हेड ऑन कोलिजन में क्या, if the velocities of colliding particles, the velocities of, if the velocities of colliding particles are along the same line, are along the same line before and after collision, before and after collision. If the velocities of colliding particles are along the same line before and after collision, then such type of collision is said to be, then such type of collision, such type of collision is said to be head on, said to be head on। उसी को क्या बोलेंगे अपन? हेड ऑन। नेक्स्ट ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन या ये 2D कोलिजन होगा। कैसा होगा? 2D। ऑब्लिक कोलिजन का मतलब ये है कि जैसे एक पार्टिकल ऐसा जा रहा है U1 से, दूसरा पार्टिकल ऐसा जा रहा है U2 से, राइट। बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन।
कहीं यहाँ पे आके ये ऐसा हो जाएगा, कोलाइड कर रहा है सपोज ऐसा, इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है ए बी। देखो पहले ये इस लाइन के अलोंग जा रहा है, अभी इस लाइन के अलोंग जा रहा है, इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट डिफरेंट ड्यूरिंग कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन में ऐसा अज्यूम करो लेट्स से ए जो है ये ऐसा चला गया U1 से, और बी जो है कुछ ऐसा चला गया U2 से, बी जो है कुछ ऐसा चला गया U2 से, ठीक है। आफ्टर कोलिजन तो ये सेम लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है क्या, यहाँ पे ये सेम लाइन के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहा है ना, डिफरेंट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो वैसे कोलिजन को आप क्या बोलेंगे, ऑब्लिक कोलिजन। वैसे कोलिजन को आप क्या बोलेंगे, ऑब्लिक कोलिजन। तो इफ द वेलोसिटीज ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स, the velocities of colliding particles are along different lines, before and after collision, then such type of collision is said to be oblique. Such type of collision is said to be oblique. वैसे कोलिजन को क्या बोलेंगे, ऑब्लिक कोलिजन। नेक्स्ट, on the basis of एनर्जी के बेसिस पे क्या होता है। फर्स्ट लिखेंगे इलास्टिक कोलिजन, फर्स्ट क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन। देखो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि जब बॉडी कोलाइड कर रही है, तो कभी भी कोई भी कोलिजन है, तो जब बॉडी कोलाइड करेगी, जैसे ये बॉडी इस साइड जा रही है V1 से और इस साइड V2 से, तो इसकी स्पीड ग्रेटर होगी तभी कोलिजन होगा। अगर ये बॉडी कोलाइड कर रही है तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, ड्यूरिंग कोलिजन हो सकता है इसके शेप में कुछ चेंज आ जाए, क्योंकि ये इलास्टिक अपन बात कर रहे हैं, इलास्टिक इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, वैसा। तो बॉडी के अंदर तो इलास्टिक नेचर होता है, राइट, बॉडी के अंदर इलास्टिक नेचर होता है। तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, इसका थोड़ा शेप चेंज हो जाएगा। तो शेप चेंज होगा, इसका मतलब इसकी एनर्जी जो है, शेप चेंज होने का मतलब क्या है, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी गई होगी, तभी तो शेप चेंज हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। क्या होती है, पहले इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, और जब आके स्ट्राइक मतलब ये कोलाइड कर रहा है, तो इसका कुछ शेप चेंज होगा। शेप चेंज होगा मतलब एनर्जी जो है वो स्टोर हो चुकी है, किसके फॉर्म में, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। डिफॉर्मेशन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बॉडी डिफॉर्म हो चुका है थोड़ा सा। बट अगर ये बॉडी इलास्टिक होगा, राइट, परफेक्टली इलास्टिक होगा, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये अपने शेप को रीगेन कर लेता है। इलास्टिक बॉडी क्या करता है, अपने शेप को कंप्लीटली रीगेन कर लेगा अगर ये परफेक्टली इलास्टिक होगा तो, राइट। तो जब ये रीगेन कर लेगा तो फिर से जो उसकी डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी है, ये इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इलास्टिक कोलिजन होगा तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम होगी। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट ड्यूरिंग कोलिजन की अगर बात करेंगे ना, तो देयर वुड बी सम एनर्जी लॉस इन द सेंस देयर वुड बी सम काइनेटिक एनर्जी लॉस। टोटल एनर्जी में तो लॉस नहीं है, बट काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी की वजह से, इसकी वेलोसिटी की वजह से इसका शेप चेंज हुआ है ना थोड़ा सा, इसका भी और इसका भी। तो जो शेप चेंज हुआ है तो किसकी वजह से हुआ, वेलोसिटी की वजह से। इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो गई है, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो चुकी है। बट अगर बॉडी परफेक्टली इलास्टिक होगी तो आफ्टर कोलिजन जब ये सेपरेट होगा तो ये अपने शेप को रीगेन कर लेगा और ये भी अपने शेप को रीगेन कर लेगा। इसका मतलब फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, वो किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। लेकिन अगर यही इनइलास्टिक कोलिजन होता
इनइलास्टिक का मतलब बॉडी जो है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। तो उस केस में जब कोलिजन होगा और फिर से जब ये सेपरेट होगा तो ये अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा कंप्लीटली, ये अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा कंप्लीटली। इसका मतलब है इसकी जो कुछ एनर्जी है वो किस में चली जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इसका मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट वुड बी लेस देन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, दैट वुड बी लेस देन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, अपन पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, थर्ड पढ़ेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जब बॉडी आके स्ट्राइक करेगा इस पे तो इसकी और इसकी जो वेलोसिटी होगी अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट वो सेम हो जाएगी। अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ इंपैक्ट भी इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट भी इसकी वेलोसिटी सेम हो जा रही है। तो बेसिकली इसको ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, हर केस में नहीं होगा, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये दोनों क्या कर गया है, स्टिक कर गया है। बट हर केस में वैसा नहीं होगा, हर केस में वैसा ऐसा नहीं बोल सकते कि स्टिक कर गया है। सिर्फ क्या बोल सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट ये दोनों सेम हो जाएगी, ये दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। कुछ लिखते हैं, आगे समझ में आएगा सब कुछ। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में क्या बोला, इन एन इलास्टिक कोलिजन, in an elastic collision, the colliding particles regain their shape and size completely after collision. तो इसलिए क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। और हमेशा जब भी कोलिजन होगा, आपको कोलिजन में क्या बताया है कि P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो सर क्या इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस हो सकता है क्या, तो लॉस कभी होगा उसको समझना है। लॉस कभी होगा, ड्यूरिंग कोलिजन वाले पार्ट में, बिफोर और आफ्टर में लॉस नहीं होगा। किसमें लॉस होगा, ड्यूरिंग वाले पार्ट में। अरे ये बात समझ में, किसमें होगा, ड्यूरिंग वाले पार्ट में लॉस होगा। तो देखेंगे अपन लॉस क्या होता है ड्यूरिंग वाले पार्ट में, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। सर काइनेटिक एनर्जी लॉस बोल रहे हो ना? यस, टोटल एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी। ओके सर, तो दो इलास्टिक बॉडीज था, वो कोलाइड किया, दोनों का शेप चेंज हो गया, तो दे गॉट पी इनसाइड। नाउ जब वो जो दूसरे साइड जाएगी तो फिर शेप को अपने रिगेन कर लेगा। तो सिर्फ के ही कैसे सेम आ गया, क्योंकि वेलोसिटी सेम होना चाहिए ना जब इनिशियल वाली वेलोसिटी। अरे भाई साहब, जरूरी है क्या कि वेलोसिटी सेम होगी दोनों की तभी के काइनेटिक एनर्जी सेम होगा? नहीं मतलब नहीं, तो बोलने का मतलब तो यही है ना यार कि सर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए ना, काइनेटिक एनर्जी कैसे सेम हो गई? मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेलोसिटी तो सेम होनी चाहिए, ऐसा किसने बोल दिया? ये ए है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी 2 जूल है, ये बी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी 3 जूल है। आफ्टर कोलिजन इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो गई 3 जूल और इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो गई 2 जूल। आफ्टर कोलिजन इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो गई 4 जूल, इसके पास हो गई 1 जूल। ऐसा नहीं हो सकता है, 5 जूल नहीं आ सकता है ऐसे। हो सकता है। तो फिर वेलोसिटी का सेम होना कंपलसरी है क्या? नो स्पेशल केस होता है वो सब, नोट कर लो। सर, और अगर ऐसा हुआ, सपोज एक बॉडी एक लाइन में चल रहा था, दूसरा बॉडी दूसरा लाइन में चल रहा था, दोनों कोलाइड हुआ, बॉडी ए सेम लाइन में अपना जो ओरिजिनल पाथ था मतलब उसी लाइन में चला गया, और बॉडी दूसरा वाला बॉडी जो था वो कहीं और चला गया, तो फिर उस टाइप ऑफ कोलिजन क्या बोलेंगे? पब्लिक कोलिजन। दोनों बॉडी सेम पाथ को फॉलो कर रहा है क्या? नो सर। हाँ, तो ऑब्लिक कोलिजन। अच्छा, क्या लिखा है यहाँ पे,
2D देख लेना, 2D है क्या है। हेड ऑन कोलिजन हमेशा 1D होते हैं। यहाँ पे ऐसा लिख लो, ये जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिशन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर आफ्टर कोलिशन ग्रेटर देन लिख लो काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिशन। काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिशन। Sir, but P remains constant throughout, right? P, yes. P remains same throughout the motion. Before collision, during collision, after collision. मतलब ये जो लिखा है P initial equals to P final, इसका मतलब initial momentum, linear momentum before collision equals to linear momentum before collision equals to linear momentum लिखा है after collision equals to linear momentum during collision. Momentum during collision. Linear momentum before collision equals to linear momentum after collision equals to linear momentum during collision.
तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द मैक्सिमम लॉस इन इलास्टिक, फाइंड द मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, तो आपको बिफोर या फाइनल फाइंड कर लेना है और ड्यूरिंग कोलिजन फाइंड कर लेना है और इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देना। क्या करना है, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, तो उस केस में आपको क्या करना है, या इन एन इलास्टिक कोलिजन, तो उस केस में या तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन फाइंड कर लीजिए या आफ्टर फाइंड कर लीजिए, दोनों तो सेम ही होगा, और एक काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन फाइंड कर लीजिए और फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए, इसको इसको या इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखी लो, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, maximum loss in kinetic energy, maximum loss in kinetic, maximum loss in kinetic energy in an elastic collision, in an elastic collision। इसमें क्या आएगा, मैक्सिमम लॉस में क्या लिखेंगे अपन, इसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन, दोनों तो सेम ही रहेगा, राइट, कोलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, या इसी को आप लिख सकते हो और ऐसे इक्वल्स टू इक्वल दोनों, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, ये दोनों सेम है। नेक्स्ट सेकेंड लिखेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इन एन इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, the colliding particles, the colliding particles do not regain their shape and size completely after collision, तो इस केस में क्या होता है, सम फ्रैक्शन ऑफ, बोल सकते हैं सम फ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, some fraction of mechanical energy is retained by colliding particles in the form of deformation potential energy, deformation potential energy। और इस केस में भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज ग्रेटर देन हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन जो होगा वो मिनिमम ड्यूरिंग कोलिजन। तो इस केस में लॉस आएगा, इस केस में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दिखेगा, एंड P इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन equals to linear momentum after collision equals to linear momentum during collision where P क्या है, P is
लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मतलब P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। थर्ड, perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision, inelastic collision, perfectly inelastic collision। तो perfectly inelastic collision में क्या होता है? in perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision, in perfectly inelastic collision, the velocities of colliding particles, the velocities of colliding particles, the velocities of colliding particles become same along line of impact, become same along line of impact। line of impact के along क्या हो जाता है? इसकी velocity, colliding particles की velocity same हो जाती है। The velocities of colliding particles become same along line of impact। दोनों की velocity same हो जाएगी। किसके along? line of impact के along। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, so it is assumed that the particles stick together before, है ना, particle stick together after collision and move with same velocity। अगर move कर रहा है तो आप ऐसा assume कर सकते हैं, है ना, if colliding particles are मूविंग आफ्टर कोलिजन, तो उस केस में आप बोल रहे हैं कि अगर वो मूव कर रहा है कोलिजन के बाद, तो वैसा आप अज्यूम कर सकते हैं कि वो स्टिक कर गया है, राइट? नोट कर लो एक बार, तभी उसकी वेलोसिटी सेम होगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, वरना नहीं होगी। सर यस सर। सर एक डाउट हो रहा है सर, जब ड्यूरिंग कोलिजन जब दो इलास्टिक बॉडी कोलाइड करता है तो थोड़ा उनका शेप चेंज होता है तो पी चले जाता है, तो जब उसके बाद व्हेन दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर दैट पी इज यूज्ड अप ना टू मतलब टू ब्रिंग बैक द ओरिजिनल शेप। यस, हाँ, तो उतना एनर्जी तो मतलब वेस्ट हो गया ना, फिर के कैसे? वेस्ट कहाँ हो गया भाई साहब? वेस्ट कैसे हो गया? उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज हो गई ना। हाँ यस। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई, तो इसीलिए तो अभी उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले जितनी हो गई है, वरना काइनेटिक एनर्जी पहले जितनी कैसे होगी? एक्स्ट्रा एनर्जी थोड़ी अपन ऐड कर रहे हैं इसमें। यस सर। नहीं सर, शेप ओरिजिनल आया तो आप बोल रहे हो कि इंक्रीज हो गया उसके वजह से। हाँ, क्योंकि अरे पहले जो एनर्जी गई थी, बताओ उसकी एनर्जी कैसे डिफॉर्म हो गई, मतलब उसका शेप कैसे डिफॉर्म हो गया? क्योंकि जब कोलाइड किया था तो अंदर पी स्टोर हो गया था। हाँ, तो मतलब कौन सी एनर्जी गई उसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी, देख लो, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर बॉडी। काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट गया ना यार। यस यस। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में तो स्टोर हुआ है ना, बट काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट गया ना वो। हाँ तो जब काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट गया है, तो ये बताओ, जब वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, तो वो जब डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा, क्यों चेंज होगा? क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। जब उसका शेप वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, तो वो एनर्जी फिर से कहाँ चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो इसीलिए तो सेम हो रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये सब जो प्रोसेस होता है, इसका जो टाइम इंटरवल होता है, ये टेंडिंग टू जीरो होता है। क्या होता है? टेंडिंग टू जीरो। बहुत ही कम टाइम होता है। सर तो मतलब शेप चेंज होने, मतलब शेप ओरिजिनल आया तो उसमें एनर्जी नहीं यूज हुआ फिर?
अरे जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर थी वो और भी रिलीज हो जाएगी ना भाई साहब। यस सर। तो रिलीज हो गई तो क्या हो गया, उस वो जो एनर्जी स्टोर किया वो एनर्जी गई कहाँ फिर? अभी तो ओरिजिनल शेप में है, तो वो एनर्जी गई कहाँ? केई में जाना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी में गई, इसीलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ओके Sir, यस सर। here the potential energy is basically the momentum, and after the collision, it is along momentum along with the deformation energy, right? मोमेंटम अलोंग ऐसा नहीं बोल सकते कि So like, मोमेंटम, बिकॉज like एनर्जी this का कोई one. डायरेक्शन कैसे रिलेट कर पाओगे मोमेंटम अलोंग पोटेंशियल एनर्जी? हाँ आप सिर्फ इतना बोल सकते कि मोमेंटम की वजह से है ना, जो पार्टिकल डिफॉर्म हो रहा है ड्यू टू मोमेंटम ऑफ दिस कोलाइडिंग पार्टिकल्स, राइट? तो उसी की वजह से उसके अंदर डिफॉर्मेशन, मतलब वो डिफॉर्म हो रहा है। अलोंग की बात बोलना वो सही नहीं है, बट डिफॉर्म उसी की वजह से हो Okay, sir. रहा है। सर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में वो एंड तक चिपके वो साथ में रहेंगे पार्टिकल्स। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर चिपका होता तो अगर वो स्टिक कर जाता तो मैं डायरेक्टली लिखा देता ना कि वो स्टिक कर गया है, राइट? अगर वैसा होता तो मैं डायरेक्टली वो यहाँ पे वो सेंटेंस आता ना यार, है ना? क्या लिखते हैं अपन, बोथ द पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, राइट? वैसा लिखा देता ना मैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन द वेलोसिटीज ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स बिकम सेम अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग उसकी वेलोसिटी सेम हो जाती है। तो ये सेम हो जा रही है दोनों की वेलोसिटी, तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि बोथ इफ पार्टिकल्स आर मूविंग, है ना, इफ पार्टिकल्स आर मूविंग, मूव कर रहा है, देन इन दैट केस यू कैन अज्यूम दैट पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। ऐसा अज्यूम कर सकते हैं आप, राइट? तो सर हेड ऑन में भी मतलब वही था ना, हेड ऑन ऑब्लिक में कि ड्यूरिंग कोलिजन तो वेलोसिटी सेम होती है ना फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट केस में, तो वो भी इन इलास्टिक बोल सकते हैं हम लोग उसको। हाँ ड्यूरिंग कोलिजन में बोल सकते हैं, राइट? Sir, we can assume that in perfectly elastic collision, if the collision is 1D, it has to stick together, right? If the collision is 1D, The bodies have to stick together, right? 1D, yes, right, right, right. And in 2D, it applies that they are on the same line of Yes, action. right, correct. मैं उस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, वो स्टिक वाला पार्ट। डन ना? सर एक सेकंड का लास्ट वाला। सर वो इनइलास्टिक वाले में जब दोनों कोलाइड करता है तो लाइक मैक्सिमम पी हैज गॉन इनटू द बॉडी, उसके बाद जब सेपरेट होता है तो थोड़ा बहुत शेप नॉर्मल आता है बट नॉट हाँ, कंप्लीटली। यस। इसलिए इसलिए क्या हो रहा है, ये दोनों डिफरेंट है। अगर शेप कंप्लीटली आ जाता तो ये दोनों सेम हो जाता, राइट? हाँ यस सर। लेकिन कुछ शेप अभी भी चेंज, मतलब उसका जो है डिफॉर्म हो चुका है। तो डिफॉर्म हो चुका है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो चुका है उसमें, राइट? इसलिए काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। और आपको पता है ड्यूरिंग कोलिजन जो होगा, वो शेप जो होगा, डिफॉर्मेशन जो हो रहा है उसका, वो मैक्सिमम होगा किसके अंदर, ड्यूरिंग कोलिजन। तो ड्यूरिंग कोलिजन में जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी मैक्सिमम। इसलिए हमेशा जब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे तो ये लेस आएगा। यस सर।
in case of 1D collision, 1D, in case of 1D collision, 1D perfectly inelastic collision, perfectly elastic collision, perfectly inelastic collision, है ना? In case of 1D perfectly inelastic collision, it is assumed that the colliding particles, वो भी assume कर रहे हैं, compulsory नहीं, it is assumed that the colliding particles stick together and stick together after collision, भी लिख लो, after collision and move with same velocity, same velocity. क्लियर होना चाहिए। हमेशा जो इनइलास्टिक कोलिजन उसमें जो लॉस आएगा काइनेटिक एनर्जी का, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वुड बी मैक्सिमम, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये क्या होगा, मैक्सिमम। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम होगा, क्योंकि अगर ये स्टिक कर जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि उसका शेप जो है वो अपने शेप को रीगेन कर ही नहीं पाएगा, राइट। ये U1 से जा रहा है, ये U2 से जा रहा है, तो ये ऐसे ही मूव करता रहेगा V से, तो इसलिए इसमें जो लॉस आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। सर और अब यस सर हम ऐसे बोल सकते हैं, इसका वो एग्जांपल होगा, एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, एक बुलेट फायर किया, बुलेट अंदर ही रह गया। राइट बिफोर So collision. in 1D motion for this, there is no after collision. It's just during collision and before collision. हाँ यही हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन ही हो जाएगा, इसी को आप बोलेंगे ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। जैसे ड्यूरिंग कोलिजन का टाइम तो कुछ होगा, मतलब टाइम इज टेंडिंग टू, मतलब डेल्टा टी जो होगा वो दैट इज टेंडिंग टू 0, राइट। बट आफ्टर कोलिजन ये मूव करता रहेगा, ऐसा बोलेंगे। ड्यूरिंग कोलिजन का भी केस यही होगा और आफ्टर कोलिजन का भी केस यही होगा। ये ड्यूरिंग कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है, अभी भी ये स्टिक किया हुआ है, चेंज ही नहीं हो रहा है, राइट। और ये बिफोर कोलिजन है, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। तो P बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू P आफ्टर कोलिजन इक्वल्स टू P ड्यूरिंग कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन में किसी को कोई डाउट है? So potential energy remains constant at any time, anywhere, right? Yes, Okay. if there is no friction acting on the block. Sir, why is that for 1D collision only, not 2D? जैसे देखो ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, अब देखो ये ऐसा है, ये एक पार्टिकल ऐसा आके स्ट्राइक कर रहा है, ऐसा आके यहाँ पे पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है, तो इसकी दो वेलोसिटी होगी, दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। यस सर। अब देखो अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो क्या ये ग्राउंड जो है वो मूव कर सकता है क्या इसके अलावा? नो। बट क्या ये ग्राउंड इसके इस वेलोसिटी को जीरो कर सकता है क्या? इफ देयर इज नो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, क्योंकि स्मूथ सरफेस में नो, इसको चेंज नहीं कर सकता है ना, राइट। यस। बट इस ब्लॉक की वेलोसिटी, ग्राउंड की वेलोसिटी तो जीरो होगी, आफ्टर कोलिजन भी, बिफोर कोलिजन भी। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग देखो, इसकी वेलोसिटी अगर जीरो है तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इसके अलोंग आफ्टर कोलिजन जीरो हो जाएगी। यस सर। बट इसकी वेलोसिटी तो होगी ना इस डायरेक्शन में, इस ब्लॉक की वेलोसिटी तो होगी ना इस डायरेक्शन में। तो क्या इसको, अगर ये इसको जीरो नहीं कर रहा है ग्राउंड, तो ये ब्लॉक मूव कर रहा है ना, तो क्या ये ब्लॉक इस ग्राउंड के साथ स्टिक हुआ क्या? नो सर। बट अगर यही है ऐसा आता, 1D होता, 1D होता मतलब ऐसा आता, यहाँ पे आके स्ट्राइक करता, तो क्या ये इसकी ग्राउंड जो है इसकी वेलोसिटी को भी जीरो कर देता, क्योंकि ग्राउंड रेस्ट में है, राइट।
यस सर। क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी जो है आफ्टर कोलिजन इज लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग 0 है, तो इस बॉल की वेलोसिटी भी आफ्टर कोलिजन लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग 0 हो जाएगी। इसका मतलब ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो क्या आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये ब्लॉक जो है इस ग्राउंड के साथ स्टिक कर चुका है? हाँ यस सर। इसलिए बोला है 1D के लिए ये अज्यूम कर सकते हैं, 2D के लिए वैसा अज्यूम करना करेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। सर यस। तो सर वी हैव एनीथिंग like we have inelastic, perfectly inelastic, so we have perfectly elastic, ऐसे कुछ होता है? परफेक्टली इलास्टिक, सिर्फ इलास्टिक बोला ना तो आपको उसको समझ लेना है परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, इलास्टिक बोला मतलब परफेक्टली इलास्टिक ही अज्यूम करना है। ओके। ये दोनों सेम है। एक होता है सुपर इलास्टिक कोलिजन, बट वो अपने सिलेबस में नहीं है। क्या होता है वैसे मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि उसकी कुछ वैल्यू होती है, कुछ वैल्यू से आप कुछ वैल्यू अगर गिवन होगी ना तो आप समझ सकते हैं कि ये इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो आगे मैं उसी को डिस्कस करने वाला हूँ कि वो क्या होती है, कौन सी वैल्यू से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे टाइप्स ऑफ कोलिजन। बट ये तीनों चीजें समझ में आई क्या? कोई डाउट है क्या इसमें? सर तो इलास्टिक के कोलिजन के टाइम पे भी वो यस, ड्यूरिंग कोलिजन में वो इनइलास्टिक, यस ड्यूरिंग कोलिजन राइट। यस। नेक्स्ट लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ, इसी के बेसिस पे अगर ये इसकी वैल्यू गिवन है ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोलिजन कैसा है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज कुछ पहले से डिफाइन है, उसको अपन लिख देते हैं। ई की वैल्यू, ई जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ, समझ लीजिए क्या है, वेलोसिटी ऑफ approach, velocity of separation along line of impact, approach ne separation, velocity of separation along line of impact LOI upon velocity of approach along line of impact, along line of impact, velocity of separation along line of impact upon velocity of approach along line of impact। ये होता है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब देखो कैसे आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और कैसे फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, उसको भी आप समझ लीजिए। किसके अलोंग फाइंड करना है, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होना चाहिए। किसके अलोंग होना चाहिए, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होना चाहिए। जैसे ये U1 जा रहा है, ये U2 है, ये बिफोर कोलिजन है। बिफोर कोलिजन, अगर ये बिफोर कोलिजन है, अगर A और B कोलाइड कर रहा है, इसका मतलब तो क्लियर है ना यार कि U1 मस्ट बी ग्रेटर देन U2, तभी कोलिजन होगा, राइट। अब यहाँ पे ये ड्यूरिंग कोलिजन है तो इसका लाइन ऑफ इंपैक्ट ये LOI, तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही मूव कर रहा है अभी आफ्टर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। ए जो है वो V1 से मूव कर रहा है एंड B इज मूविंग विद वेलोसिटी V2, ये है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो जब भी आप फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो कहां से आएगा, यहां से आएगा, क्योंकि ये इसको अप्रोच कर रहा है। जब भी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फाइंड करेंगे कहां से आएगा, आफ्टर कोलिजन से आएगा। बिफोर कोलिजन यहां से आप फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ, यहां से आप फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमेशा, ऑलवेज, और यहां से आप फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहां पे सेपरेट हो रहा है, यहां से आप क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यहां से आप क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ पे क्या होगा, अगर मुझे फाइंड करना होगा तो क्या बताएंगे यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ पे क्या है, U1 minus mu2। हाँ, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा यहाँ पे, V2 minus V1। V2 माइनस V1, क्योंकि ये सेपरेट हो रहा होगा तो V2 माइनस V1। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ पे U1 माइनस U2 और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पे V2 माइनस V1। तो ऐसे ड्रॉ कर लेना और फिर फाइंड कर लेना, ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला बन जाएगा। सो जो ग्रेटर है वो उस पर डिपेंड करेगा ना, दिए गए क्वेश्चन में।
नहीं भी दिया होगा कुछ भी गिवन, अगर ये ऐसा दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आप फाइंड कर लोगे, ऐसा अगर कुछ ऐसा गिवन है तब तो फाइंड कर लेंगे, नहीं है तो भी आप ऐसा ही फॉर्मूला यूज करेंगे, जो भी आना है आंसर आ जाएगा। ठीक है, ई की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, वो बस सिर्फ ये ध्यान रखना है अपने को, ई You कांट can बी also नेगेटिव। find you can also find the velocity of separation from the E also. If there's always a question for it. यस, हाँ फाइंड कर सकते, सब आएगा, अभी पहले नोट कर लो इसको, देखते हैं अपन, सब कुछ आने वाला है, कैसे फाइंड करेंगे, क्या होता है नहीं होता, सब फाइंड पहले नोट कर लीजिए। ये सब जो है कोलिजन का, ये सब बेसिक्स, ये आएगा तो इसका एप्लीकेशन पार्ट जो है वो आपको आ जाएगा, कैसे सॉल्व करते क्वेश्चन को, ये सब आ जाएगा। सर यस सर। सर तो जो इलास्टिक बॉडीज होती है, लाइक दे विल कंप्लीटली रीगेन देयर शेप, इन इलास्टिक थोड़ा बहुत रीगेन करेगा, यस, और परफेक्टली इन इलास्टिक विल नॉट रीगेन होता है। यस, राइट राइट राइट। ओके सर, तो 2D के केस में बॉडी स्टिक नहीं होगा कभी भी? नहीं होगा। डन।
So wait, please. डन। Yes. तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर फाइंड करना होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, वी अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, वही उसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है अभी, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा u1 माइनस u2। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, v सेपरेशन जो आ जाएगा ये हो जाएगा v1 माइनस v2। हेंस e की वैल्यू क्या हो जाएगी, v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, राइट। तो ये e की वैल्यू को आप बोल सकते हैं v2 माइनस v1 होगा ये, तो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस, राइट। जैसे एक 2D का मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1D तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ये इस डायरेक्शन में, ये एक बॉल है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, थीटा एंगल पे आ रहा है, कितने पे आ रहा है, थीटा पे। ये ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ ये स्ट्राइक कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बिफोर कोलिजन की बात करूं, तो ये कभी इसकी वेलोसिटी में यहाँ पे आके स्ट्राइक करा देता हूँ, जस्ट इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रही होगी जस्ट बिफोर कोलिजन यू, राइट, है ना। बिफोर कोलिजन की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसी रही होगी u, तो ये थीटा है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो इस डायरेक्शन में u cos थीटा और इस डायरेक्शन में u sin थीटा। अब देखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसका क्या हो, तो आपको बताया है कि इसका ये टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट ये आ जाएगा, तो इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है ये आ जाएगा। इसी के अलावा देखना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, अर्थ तो है, ये तो रेस्ट में ही रहेगा, अर्थ तो मूव नहीं कर रहा है, ये बॉल अप्रोच कर रहा है इस अर्थ को, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आप क्या लिखेंगे, u cos थीटा, क्योंकि ये बॉल इसको अप्रोच कर रहा है और इसकी वेलोसिटी 0 है, तो आपने लिख दिया u cos थीटा। आफ्टर कोलिजन कैसा होगा ये, आफ्टर कोलिजन अज्यूम कर रहा हूं ये सपोज इस डायरेक्शन में v से जा रहा है, कितने से जा रहा है, v से, कुछ एंगल अज्यूम कर लेते हैं इसको, ये एंगल, ये एंगल, जो भी अज्यूम करना है आप अज्यूम कर लो, या इसी एंगल को आप अज्यूम कर लो, लेट्स से अल्फा। तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा v cos अल्फा और एक कंपोनेंट इस साइड आएगा v sin अल्फा, राइट। Yes. या आप इसको भी अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये ऐसा ही होगा, कोई भी एंगल, इसी को अल्फा मान सकते हैं। अगर मैं इसको अल्फा मान लूं, इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये नॉर्मल के साथ थीटा बना रहा है, तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ कि थोड़ा आपको सही दिखे। v ये हो जाएगा v sin अल्फा, ये अल्फा नहीं है, ये अल्फा ड्रॉ कर ले, ये वाला, ये अल्फा, तो ये होगा v cos अल्फा, ये v sin। तो अभी यहां से अगर आप देखोगे तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसका ये है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, ये आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, v सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखना है, तो देखो ये सेपरेट हो रहा है ग्राउंड से, कितने से, v cos अल्फा से, ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है, तो ये हो जाएगा v cos अल्फा से, तो ये हो जाएगा v cos अल्फा। तो अभी यहाँ पे हेंस e की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच, तो ये हो जाएगा u cos अल्फा, सॉरी v, क्या v u में कितना कंफ्यूजन आ रहा है, v cos अल्फा अपॉन u cos थीटा, राइट। तो आप ऐसे लिखेंगे
इको। अच्छा, एक और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको क्या बताया था, ये अगर स्मूथ होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो गिवन होगा। एक तो यहां से आपको क्या बताया है, अलोंग कॉमन टेंजेंट, ये भी आप यहां से देख सकते हैं, अलोंग कॉमन टेंजेंट, अलोंग कॉमन टेंजेंट क्या बताया है, वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल क्या होगी, सेम होगी। तो इसकी कॉमन टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा है। अब u sin थीटा लिख दो, इसकी क्या है, v sin अल्फा है, v sin अल्फा लिख दो। तो एक ये रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं आप। किसी को कोई डाउट है, एनीवन? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सर बोलो क्या है। सर जब दो बॉडीज था ए बी जो प्रीवियस पेज पे ड्रॉ किया था, उसमें हम लाइक v2 minus v1 we are doing because b is moving away from a ना। अरे भाई अज्यूम कर रहे हैं यार, ये ऐसा अगर ड्रॉ करे, इतना तुमको ये इन सब चीज में कंफ्यूजन होता है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि फर्स्ट लेक्चर से जो चीज बता रहा हूँ अभी भी वो तुम कैरी अगर कर रहे हो उस चीज को कि ये काम नहीं करना है और उसी को कैरी कर रहे हो, तो फिर क्या बोला जा सकता है। यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर लिया भाई साहब, कैसा ऐसा, ये बताओ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो सेपरेशन का क्या मतलब हुआ होगा यहाँ पे, अगर मैंने ऐसा ड्रॉ किया है तो इसके लिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की क्या मीनिंग है, ये बताओ। लाइक b is moving away from a तो v2 इज ग्रेटर देन v1 होगा या नहीं होगा, यही yes सेपरेट होगा, हो रहा होगा ना इससे, yes yes तो इसीलिए वैसा लिखा है। अब बोलोगे सर यहाँ पे ऐसा क्यों लिख दिया u2 माइनस u1, मैं इसको सर u2 अज्यूम करूंगा सर, मैं इसको u1, अरे कर लो ना भाई यार, तुम कर लो ना, तुमको जो करना है यहाँ पे, तुम इसको u2 अज्यूम कर लो, इसको u1 अज्यूम कर लो, इसको v2 अज्यूम कर लो, इसको कुछ भी कर लो ना यार। देख लो यहाँ पे, अगर ऐसा मैंने ड्रॉ किया है तो इसके कॉन्टेक्स्ट में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू क्या होगी, u1 माइनस u2 होगी या नहीं होगी। ऐसा अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है तो इसके कॉन्टेक्स्ट में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू v2 माइनस v1 होगी या नहीं होगी। yes sir तो फिर क्या डाउट है भाई साहब, डाउट क्या आ गया फिर तुमको, तो नहीं बताओ समझ क्या आ डाउट गया। आया है। ये जो लिख रहे हैं ये इस डायग्राम के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं ना यार, किसके कॉन्टेक्स्ट में ये लिख रहे हैं अपन, इसके कॉन्टेक्स्ट में, जैसा ड्रॉ किया है उसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। सर उसमें प्रॉब्लम नहीं था, मैं पूछ रहा था लाइक b is moving away from a तो लाइक उसका लेंगे ना v2 minus v1, वैसे पूछ रहा था। हमको पता नहीं है, तुम नोट कर लो भाई साहब, जो तुमको करना है करो, समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है। सर यस, अरे एक मिनट, एक मिनट, ये बताओ अगर मैंने ऐसा ड्रॉ किया, इसमें तुमको कोई डाउट है क्या, ये बताओ पहले। नो सर। तो डाउट नहीं है तो अगर v1 यहाँ पे होता, v2 यहाँ पे होता, तो क्या होता वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, v1 minus v2। तो फिर इसमें तुमको क्या डाउट आ रहा है। जब एक बार बता दिया कि अगर ये ऐसा ऐसा करना है, बताओ तुमको अंधेरी से जाना है दादर, रिक्शा लेना है, एक बार तुमको मैं बता देता हूँ कि तुमको यहाँ पे रिक्शा मिलेगा, और तुमको किसी मैंने एक रिक्शा में बैठा दिया, नेक्स्ट टाइम से तुम उसी रिक्शा वाले का वहां पे वेट करोगे, या कोई दूसरा रिक्शा आएगा, तुम वो ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। तुमको अगर जाना है तो नहीं, सर ने बताया है इस रिक्शा से जाना है, यही जो है जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाएगा।
अरे वैसा जाना है तो वैसा जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे ना यार। यहाँ पे V2 है, V2 जा रहा सेपरेट हो रहा है इसीलिए लिखा V2 माइनस V1। कहीं पे V1 होगा, V1 माइनस V2 लिख देंगे। उसका क्या टेंशन है टेंशन कुछ? नो बट तुम लेना चाह रहे हो तो लेते रहो, है ना। सर, नोटेशन में प्रॉब्लम नहीं है, सब अब समझ आ गया। लेकिन Sir, बोलिए। if the ground is perfectly flat, the E should be equal to 1, right? परफेक्टली फ्लैट बोल रहे हो, इलास्टिक, हाँ राइट राइट, ये भी स्मूथ होना चाहिए, ये भी स्मूथ होना चाहिए बट, Yes, sir. है ना। Sir, because तो ई की, हाँ because राइट राइट theta will be alpha and theta will be the same, and velocity and initial and राइट velocity will also be same. राइट, करेक्ट। क्या दक्ष भाई साहब, आ रहा है कुछ यस समझ सर, में? यस सर। अच्छा ये बताओ, ये मैंने ऐसा फॉर्मूला लिख दिया क्या? ये बताओ, ये फॉर्मूला लिख दिया क्या? दक्ष बताएगा, दक्ष ये फॉर्मूला हो गया ये वाला, इक्वल्स टू दिस। नहीं, राइट वाला नहीं है। तो जब फॉर्मूला नहीं है तो तुम क्यों, क्या फॉर्मूला है? पता है कहाँ सर, कहाँ मुझे पे तुम, नोटेशन में इश्यू नहीं 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 है। अभी रुको, अभी फॉर्मूला क्या है अपना, इसको बॉक्स के अंदर लिखिए भाई साहब, ये डाल दिया बॉक्स में। बॉक्स के अंदर इसको लिखिए, ये लर्न करने वाली चीज है, ठीक है। इसको लर्न नहीं करना, वो अब तुमको समझ में आया ना, ग्रेटर होगा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फाइंड कर सकते हो ना भाई। Yes, sir. Sir, I meant to ask you that velocity of separation, like B A से away जा रहा है, इसलिए हम velocity of B minus राइट, velocity of A वही तो करें। मैं, अच्छा ये बताओ, ये मैंने डिस्कस किया है कि जा रहा है वो सेपरेट हो रहा है इसीलिए V2 माइनस V1 लिखेंगे। जब तुमको भी समझ में आ रहा है तो वो चीज पूछ, देखो मैं क्या बोलता हूँ कि जब कोई डाउट आए ना, डाउट पूछना, जब तुम समझ ही रहे हो वो चीज, फिर वो तुम क्यों पूछ रहे हो? Sir, मुझे नहीं पता राइट बोल रहा हूँ रॉन्ग बोल रहा हूँ, इसलिए। नोट कर लो, नोट कर लो। नोट कर लो यार।
एक दो पॉइंट और, जैसे ई जो है, ई किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ material of colliding bodies. It is independent of shape and size of, it is independent of shape and mass, बोल दीजिए, mass of the body. Daksh, यस सर, आ रहा है समझ में? यस सर। अब ये जो ई है, इसकी कुछ वैल्यू होती है इलास्टिक के लिए, इन इलास्टिक के लिए और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए। देखते हैं, नोट कर लीजिए। सर ये मतलब लाइक बॉडी इलास्टिक इन इलास्टिक डिपेंड्स ऑन मटेरियल ना, तो दैट इज व्हाई ई आल्सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल। यस, ओके। कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जैसे ई की वैल्यू अगर 0 है, ई क्या है? 0, ई 0 है, तो कोलिजन जो होगा वो होगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ई 0 में क्या होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ई की वैल्यू 0 किसके लिए होती है? तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए होती है। E is greater than 0, less than 1, ये वाली वैल्यू किसके लिए होती है? तो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, इन इलास्टिक कोलिजन। E equals to 1, ये किसके लिए? तो इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, E ग्रेटर देन 1 भी होता है, बट अपने सिलेबस में नहीं है, इतना ही है, इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। तो ग्रेटर देन 1 होता है सुपर इलास्टिक कोलिजन। Sir, but E Super greater than 1 will break the laws of physics, right? Because momentum doesn't remain constant after that. इसका मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट जो है इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए के ई फाइनल इक्वल्स टू के ई इनिशियल हो जाता है। इसमें हो सकता था क्या के ई फाइनल इक्वल्स टू के ई इनिशियल? नहीं ना। इसका मतलब क्या है? इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट जो है उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। जब एक्सटर्नल एजेंट है तो फोर्स भी लगा रहा होगा, तो मोमेंटम कंजर्व भी नहीं होगा। क्लियर है? This isn't a closed system then. तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये इसीलिए इसको नहीं अपन पढ़ेंगे। सर लाइक वो अर्थ पे पॉसिबल नहीं है ये सब नीचे वाला। हाइपोथेटिकल, अच्छा ओके। या फिर हाइपोथेटिकल का मतलब ये है, या क्योंकि आप कोई भी प्रोसेस है उसमें अगर आप एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, कोई एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइड कर रहा है, तब ऐसा हो सकता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ऐसा हो सकता है। बट एक बार आपने मोमेंटम दे दिया दो पार्टिकल को, फिर कोलिजन हो रहा है उसके बाद, तो उस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ही बार मोमेंटम दिया, जैसे इसको कोई वेलोसिटी दिया, इसको कोई वेलोसिटी दिया, फिर वैसा नहीं आएगा। लेकिन आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी ड्यूरिंग कोलिजन, कुछ ऐसी उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, तो फिर वो अलग है। तो इसीलिए अपन इसकी स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ अपना यही आएगा परफेक्टली इन इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल फाइंड करना है आपको, फाइंड
find the change in linear momentum of particle. Linear momentum of particle. ये ऐसा एक बॉल है, ये एक बॉल है, एक पार्टिकल ऐसा जा रहा है यू से थीटा एंगल पे। कोलिजन जो हो रहा है इस वॉल के साथ, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक के लिए कोलिजन के लिए क्या होगा, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा ना, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये थीटा की वैल्यू अल्फा के इक्वल हो जाएगी, यू की वैल्यू वी के इक्वल हो जाएगी। जैसे यू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होगा, राइट। तो आप इसको लिख सकते हैं ना, यू साइन थीटा इक्वल्स टू, ये भी यू हो जाएगा तो यू साइन अल्फा, यू से यू कैंसिल कर दो, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू अल्फा, राइट। आप एक बार रिपीट कर सकते हो वो वाला? क्या आया था, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, इसका मास m है और यहाँ पे कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन। मैं ये सॉल्व करता हूँ तो समझ में आएगा। जैसे क्या अभी इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, अगर इलास्टिक कोलिजन की अगर आप बात करोगे तो इलास्टिक कोलिजन में जैसे ये एक सरफेस, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसका, फिर मैं इसको सॉल्व करूँ। इलास्टिक कोलिजन अगर होगा तो जैसे एक पार्टिकल आ रहा है u स्पीड से, तो जाएगा भी कितने स्पीड से जाएगा यार, थीटा एंगल पे आ रहा है, तो इस साइड भी ये u स्पीड से ही जाएगा ना, राइट। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो, इलास्टिक कोलिजन है तो ये तो मूव नहीं करेगा ग्राउंड, जितनी वेलोसिटी से आया उतनी वेलोसिटी से ये जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, राइट। तो उस केस में अगर मैं इसको अल्फा अज्यूम कर लूं तो आप लिख सकते हैं ना, इसका जो कंपोनेंट होगा इसके अलोंग क्या होगा, u साइन थीटा, और इसका जो कंपोनेंट होगा इस साइड u साइन अल्फा, ये दोनों सेम हो जाएगा अलोंग कॉमन टेंजेंट। इसका मतलब थीटा की वैल्यू अल्फा की इक्वल हो गई। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि पार्टिकल अगर इस लाइन के अलोंग सपोज u से आ रहा है थीटा एंगल पे, तो ये पार्टिकल आफ्टर कोलिजन ये इसी लाइन के अलोंग u से ही जाएगा और सेम एंगल पे जाएगा थीटा पे, सेम एंगल पे जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला केस हो जाएगा। किस केस में, इलास्टिक कोलिजन। ये बात आई समझ में क्या? सर दोनों का मतलब हम भी नो k इज इक्वल, मतलब k बिफोर कोलिजन k आफ्टर कोलिजन, सेम और होगा, उसका 0 ले लिया आपने क्योंकि वो हिल नहीं रहा वॉल का, तो वेलोसिटी सेम कर दी। राइट। इसकी Okay. इसका कोई, इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है ना, तो इसकी और इसकी तो सेम होनी चाहिए ना, इनिशियल और फाइनल में हाँ इसी हाँ की हाँ, आई, yes, इसीलिए ये okay. u है, ये भी u है। Yes, और sir. ये टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो हमेशा सेम होगा, तो u sin थीटा इसका आएगा और इसका आएगा u sin अल्फा, सेम कर दिया तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा, मतलब थीटा की वैल्यू थीटा की। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो, जब ये कोलाइड कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, राइट, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो जब ये कोलाइड कर रहा होगा यहाँ पे, तो इसकी वेलोसिटी u है, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा है, तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, u sin थीटा, राइट, Yes, sir. बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, अगर आप आफ्टर कोलिजन देखेंगे तो आफ्टर कोलिजन ये सेम वेलोसिटी से ऐसा जाएगा पार्टिकल इस डायरेक्शन में u से, ये एंगल भी सेम होगा, तो ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा होना भी चाहिए, ये दोनों कंपोनेंट सेम होगा, ये कंपोनेंट भी सेम होगा, तभी तो इसकी वेलोसिटी सेम होगी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो अगर आप मोमेंटम फाइंड करेंगे यहाँ पे मोमेंटम फाइंड करेंगे तो मोमेंटम आप क्या लिखेंगे, p1, p इनिशियल m इंटू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, राइट। तो p फाइनल अगर आप फाइंड करेंगे यहाँ पे p फाइनल क्या लिखेंगे आप, m इंटू ये माइनस में आ गया तो माइनस u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। अब डेल्टा p फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, डेल्टा p,
तो दिस पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो देखो जब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करोगे ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आएगा -2mu cos थीटा आई कैप। तो जब इसका मॉड फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा अपना 2mu cos थीटा, 2mu cos थीटा। क्लियर है? नोट कर लीजिए आप। Sir, why didn't you include I cap in the potential energy? पोटेंशियल एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है क्या? No. तो जब वेक्टर है नहीं तो आई कैप कैसे आएगा उसमें? Okay, sir. तो वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल है ना, उनका डेरिवेशन नहीं करना। राइट 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 राइट। So most sums we will do on E will be inelastic collision, right? नहीं, वी विल डू विद ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन, बट अगर प्रैक्टिकली देखो तो प्रैक्टिकली मैक्सिमम ये कोलिजन होता है इनइलास्टिक। बट अपन यहाँ पे तो अपन सॉल्व करेंगे ना सम को, तो सब आएगा। Excuse me, sir. यस Sir, can you explain that concept part, everything again? Because I had some network issue. देखो यार, पार्टिकल जो है, लेट्स से पार्टिकल ए इज मूविंग विद वेलोसिटी u, है ना? तो अब ये जो है इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विद दिस नॉर्मल। इस नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा। और कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है? u स्पीड्स, u वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है। तो ये अगर इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन अगर होगा तो आफ्टर कोलिजन जो होगी, इस एक ही पार्टिकल मूव कर रहा है, ये ग्राउंड, दूसरा पार्टिकल इसमें क्या है? ग्राउंड है। तो क्या ग्राउंड मूव कर रहा है? क्या ग्राउंड मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी आएगी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो इसकी आएगी। ग्राउंड की तो नहीं आएगी, बिकॉज ग्राउंड की काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, बिकॉज कैसा कोलिजन है ये? इलास्टिक कोलिजन है। तो सेम होने के लिए इसकी स्पीड और इसकी स्पीड क्या होगी? सेम होगी। इसलिए ये यू स्पीड से आके जब स्ट्राइक कर रहा है, तो जब ये रिबाउंड होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? यू होगी, सेम स्पीड होगी। अब आपको दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि along common tangent velocity of colliding particles will be same before and after collision। तो जब ये आके स्ट्राइक कर रहा होगा ऐसा, तो इसकी वेलोसिटी तो ये u है, ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा हो गया। तो एक कंपोनेंट इस साइड आएगा u cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट इस साइड आएगा u sin थीटा। इसका कॉमन टैंजेंट यही है। ये क्या है? इसका कॉमन टैंजेंट। तो कॉमन टैंजेंट के अलोंग इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा है। बिफोर कोलिजन क्या है? u sin थीटा। आफ्टर कोलिजन क्या है? इसको मैं अज्यूम कर रहा हूं, लेट्स से ये एंगल जो है वो अल्फा है, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा u cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में आएगा u sin अल्फा। तो कॉमन टैंजेंट के अलोंग इसका जो कंपोनेंट है वो है u sin अल्फा। तो अलोंग कॉमन टैंजेंट u sin थीटा, वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल बिफोर कोलिजन, तो u sin थीटा है। आफ्टर कोलिजन क्या है? u sin अल्फा। तो u से u कैंसल आउट हो गया, इट मींस थीटा इक्वल्स टू अल्फा। तो थीटा की वैल्यू अल्फा की इक्वल हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा तो पार्टिकल जितने वेलोसिटी से आके स्ट्राइक करेगा उतने ही वेलोसिटी से ये रिबाउंड होगा, और जो इसका एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दीजिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये जस्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा होगा। क्लियर है? Yes, sir. तो वैसे ही अभी इसको सॉल्व किया कि जैसे ये यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है यू से, तो ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये, तो ये यू कॉस थीटा इस साइड, और ये कॉमन टेंजेंट के अलोंग यू साइन। अब क्योंकि यहाँ पे कोलिजन इलास्टिक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी ऑफ दिस कोलाइडिंग पार्टिकल वुड बी यू, सेम वेलोसिटी होगी। तो ये इस साइड यू से जा रहा है और एंगल भी सेम होगा थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड यू कॉस थीटा
एक साइड इस साइड कंपोनेंट u sin थीटा। तो अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है तो पहले बिफोर कोलिजन मोमेंटम फाइंड कर लेते, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम फाइंड कर लेते, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा इसका m, और ये क्या हो जाएगा u cos थीटा i कैप और प्लस u sin थीटा j कैप। p फाइनल m इंटू वी होगा, ये भी mv है, ये भी mv है, तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या दिखेगी, ये माइनस में, तो माइनस u cos थीटा i कैप और ये प्लस में ही है, प्लस u sin थीटा j कैप। तो चेंज इन मोमेंटम इज p फाइनल माइनस p इनिशियल। इसको आप, इसको जो है इस वाले को p इनिशियल को आप p फाइनल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला टर्म sin थीटा वाला टर्म, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक माइनस हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस बन जाएगा, तो आपको इतना आएगा -2mu cos थीटा i कैप। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, मॉड लगाएंगे, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा, और i कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो क्या आएगा 2mu cos थीटा, क्या आएगा 2mu cos थीटा। क्लियर है? Yes, sir. Thank you, sir. Sir, can you please scroll up? सर सर जो v होता है लाइक दैट इज जस्ट आफ्टर कोलिजन ना, दैट इंस्टेंट के बाद, क्योंकि उसके बाद ग्रेविटी एक्ट करने लग जाएगी। ये तुम Hello? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन अज्यूम कर लो ना, ऐसे ही यहाँ पे अगर तुम बात कर रहे हो तो ये देखो, अब अगर ये नहीं, मतलब नीचे वाला सर। ओ यहाँ पे बोल रहे हो, इसके हाँ बाद हाँ, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर ही फाइंड कर रहे हैं, राइट राइट, अच्छा ओके, बिफोर एंड जस्ट आफ्टर ही फाइंड, मतलब है ना। उसके मतलब u उसके बाद इज, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बिकॉज हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, राइट। यस सर, तो u इज जस्ट, उसने किस पे स्ट्राइक किया, किस वेलोसिटी से, एंड v इज जस्ट आफ्टर द कोलिजन। यस राइट। Sir, lower part, please.
सर इन Yes, दैट यहाँ पे PI इक्वल्स PF नहीं आएगा क्योंकि अब वॉल का तो मोमेंटम नहीं है ना, वॉल इज नॉट मूविंग, दैट इज व्हाई। क्या बोल रहे हो? चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है बॉल का। तो देखो यहाँ पे चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो नॉर्मल लगा रहे हैं, जो ये बॉल इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा, देखो सिस्टम क्या है, बॉल प्लस दिस वॉल है, राइट? यस सर। हाँ, अब देखो जब बॉल यहाँ पे जब आके स्ट्राइक कर रहा होगा, बॉल इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा, बट इस ये जो वॉल है, वॉल पे पहले से एक फोर्स लग रहा है। अरे क्या होना चाहिए था, जैसे ये आके स्ट्राइक कर रहा है बॉल, इसको मूव कर जाना चाहिए था ना, यस सर। बट ये मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो फोर्स लगा रहे हैं इस पे, उसको कोई ना कोई फोर्स तो बैलेंस कर रहा होगा ना। यस सर। इसका मतलब एक्स्ट्रा फोर्स सिस्टम पे हो गया या नहीं हो गया? यस सर। इसलिए नहीं लग, वो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर है? यस सर, फिर वो तो ग्राउंड के भी केस में होगा ना। यस। ओके। एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि अपने पास तो उतना टाइम नहीं है कि आगे कॉन्सेप्ट बता सके। ऐसे ही एक 2D का क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। देखिए जितना बताया आपको कितना आ रहा है, ये U है, ये थीटा है, ये गिवन है। U एंड थीटा मास एम अज्यूम कर लीजिए, कहीं पे यूज होगा तो यूज कर लेना। इतना गिवन है, ये ग्राउंड है। कोलिजन जो है यहाँ E गिवन है, E मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज गिवन एज E, मतलब ये इनइलास्टिक कोलिजन है जिसकी वैल्यू E, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या है E है। E की restitution इनइलास्टिक होगा, इसलिए E गिवन है, वरना इलास्टिक होता तो 1 होता, परफेक्टली इनइलास्टिक होता तो 0 होता, ऐसा दिया। तो आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, ये ऐसा जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट? जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये कुछ एंगल फॉर्म करेगा, जब ये उस डायरेक्शन में जाएगा तो कुछ एंगल फॉर्म करेगा, राइट? नहीं आया ना, जो पूछ रहा हूँ कुछ तो बोलो यार। यस यस सर। तो एंगल फॉर्म करेगा तो वो एंगल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे तो अपन ये ऐसा नहीं लिख सकते डायरेक्ट अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ये थीटा इक्वल्स टू दिस अल्फा, अगर अज्यूम कर लिया तो अल्फा इक्वल्स टू थीटा, डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, नो सर। है ना? तो देखो क्या फाइंड करना है। फर्स्ट फाइंड द एंगल ऑफ, फाइंड द एंगल ऑफ रिबाउंड, फाइंड द एंगल ऑफ रिबाउंड विद द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, विद द नॉर्मल। सेकंड find the velocity of, find the velocity of, find the velocity, find the rebound velocity, find the rebound velocity of the ball। ठीक है, इतना फाइंड कर लीजिए। देखिए क्या आ रहा है, जस्ट अभी आपको बताया है, आंसर आना चाहिए। सबसे पहले बताओ, ये अगर आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ कोलिजन, तो ये कैसा होता, किस टाइप का कोलिजन है? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक तो है, ई गिवन है, हेड ऑन है या ऑब्लिक है? ऑब्लिक। ऑब्लिक कोलिजन फाइंड करो एक बार, देखो ट्राई कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसका कुछ एक्सप्रेशन आएगा, कुछ फाइंड करेंगे, फॉर्मूला बनेगा। नहीं भी फॉर्मूला बनेगा तो भी आपको इतना कॉन्सेप्ट बता दिया है कि आप सम को सॉल्व कर सकते हो, बट मैं कुछ फॉर्मूला बताऊंगा आपको, डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं आप, इसका नहीं, जनरल क्वेश्चन। सर अगर लाइक 2D दिया है और हम कभी भी फिर परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि फिर तो स्टिक ही हो जाएगा, मतलब वन कंपोनेंट फिक्स हो जाएगा। राइट। ओके। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए कहीं पे डाउट आए पूछ लीजिए।
ये ऐसा है, ये नॉर्मल है, ये ऐसा आ रहा है और ऐसा जा रहा है, यू से आ रहा है और ये पार्टिकल ऐसा वी से मैं एज्यूम कर रहा हूँ जा रहा है। ये एंगल थीटा है, ये अल्फा है, मुझे वी और अल्फा दोनों फाइंड करना है। तो बिफोर कोलिजन देख लेते हैं अपन, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन ये यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये यू है तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा यू कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा यू साइन थीटा। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगा, राइट। तो ये इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग देखना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये कितने ग्राउंड को कितने वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है यू कॉस थीटा से, तो वी अप्रोच जो आएगा अपना यू कॉस थीटा माइनस ग्राउंड तो जीरो है तो यू कॉस थीटा अपने को दिखेगा। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ये v से जा रहा है और ये अल्फा है, तो इसके अलॉन्ग क्या आएगा v साइन अल्फा और इसके अलॉन्ग आएगा v कॉस अल्फा। तो देखो ये तो रेस्ट में ही रहेगा ग्राउंड, ये सेपरेट हो रहा है, यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या दिख रहा है अपने को, v कॉस अल्फा माइनस ग्राउंड का जीरो है तो v कॉस अल्फा दिख गया, है ना, v कॉस अल्फा दिख गया। एंड अलॉन्ग कॉमन टेंजेंट क्या बोल सकते हैं, अलॉन्ग कॉमन टेंजेंट this equals to this, right। यही कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम होगी, तो u sin थीटा इक्वल्स टू v sin अल्फा, इक्वेशन 1। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, एनीवन? Sir, please एक मिनट क्वेश्चन दिखाओ। हाँ सर, हो गया, थैंक यू। इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे सॉल्व करता हूं मैं, देखते हैं क्या है। डन। अब यहाँ से Yes, sir. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को आप क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ना E equals to V separation along line of impact upon velocity of approach along line of impact। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, V separation अपना कितना आया था यार, V cos अल्फा और ये क्या है U cos थीटा। तो यहां से आप V cos अल्फा को बोल सकते हैं, पहले आपको क्या फाइंड करना था, एंगल फाइंड करना है ना, अच्छा ठीक है, V cos अल्फा इक्वल्स टू EU cos थीटा, EU cos थीटा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ ना,
ऑल्सो। अब मुझे एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल। एंगल फाइंड करना मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा फाइंड करने के लिए देखो इक्वेशन 1 से v की कुछ वैल्यू है, v की कुछ वैल्यू है, इक्वेशन 1 से पुट करो यहाँ पे, इसको मैं इक्वेशन 2 अज्यूम कर लेता हूँ। इक्वेशन 1 से v क्या आएगा आपका? u cos थीटा अपॉन cos अल्फा, नहीं sin थीटा, u sin थीटा अपॉन sin अल्फा। देखना इक्वेशन 1 से, इनटू cos अल्फा इक्वल्स टू eu cos थीटा। कहां से आया ये? फ्रॉम 1। तो u से u तो कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। इसको थीटा वाले टर्म को इस साइड लाइए, इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू ई इंटू अल्फा वाले टर्म को मैं इस साइड लेके जाता हूँ, साइन अल्फा बाय कॉस। तो ये बन जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू ई tan अल्फा। आपको अल्फा चाहिए, थीटा गिवन है, ई गिवन है, तो tan थीटा बाय ई इक्वल्स टू tan अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? tan इनवर्स tan थीटा बाय। यही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। सेकंड में आपको फाइंड करना है वेलोसिटी। तो देखो जब ये पार्टिकल जा रहा है यहाँ से v से इस डायरेक्शन में, और ये अल्फा है, तो ये है आपका v cos अल्फा, और ये है आपका v sin अल्फा, v sin अल्फा, राइट। तो वेलोसिटी फाइंड करना है, तो v को आप क्या लिखोगे? v sin अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, राइट। स्क्वायर कर दिया, ये वेलोसिटी है तो इसका एक कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट ये, तो इसका स्क्वायर कर दिया। तो v sin अल्फा को फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखोगे? v sin अल्फा इज u sin थीटा, u गिवन है, sin थीटा गिवन है ना। v cos अल्फा को इक्वेशन 2 से आप क्या लिखेंगे? इक्वेशन 2 से देखो eu cos थीटा, eu cos थीटा। ये कहां से आया? फ्रॉम 1 एंड। अब यहाँ पे जो भी टर्म्स आ रहा है, यहाँ पे u गिवन है, थीटा गिवन है, e गिवन है, u गिवन है, थीटा गिवन है, सब कुछ गिवन है। तो ये आ जाएगा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू स्क्वायर कॉमन यू बाहर ले लीजिए आप, आंसर आपका ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही वेलोसिटी आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो हेड ऑन अभी स्टार्ट किया नहीं, अब से सेकेंड डी का आंसर आ रहा है। अभी हेड ऑन स्टार्ट नहीं किया है सॉल्व करने के लिए, राइट। ये 2D का आंसर है, 2D कोलिजन है, उसका आंसर आ रहा है। अगर ये आ गया तो 1D तो सिंपल है, 2D आ जा रहा है मतलब 1D तो आ जाएगा, 1D तो बहुत इजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है, कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए बाय। नीचे का पार्ट दिखा दो ना प्लीज। सर इसको अगर इनिशियल वेलोसिटी जहाँ पर था उसको हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में और नेगेटिव एक्सिस में रिजॉल्व कर चलेगा क्या? हाँ, आंसर कोई रॉन्ग थोड़ी आएगा, आंसर यही आएगा ना। स्क्वायर आ रहा है ना, टेंशन थोड़ी है, स्क्वायर आ रहा है, चेंज नहीं है, कोई भी चेंज है वो नहीं है। बोलिए। सर वो जो हेड ऑन और ओब्लिक कोलिजन था उसमें हम वी आर टॉकिंग लाइक बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ना, या फिर इंडिविजुअली देखेगी उन दोनों को कि दोनों सेम लाइन में आफ्टर? क्या बोला? अगर कोई एक भी अगर सेम लाइन में नहीं होगा ना, वो हो जाएगा ऑब्लिक कोलिजन। कोई एक, इतना तुम समझ लो। अब ये ऐसा लाइन अब भूल जाओ कि कुछ होता भी है, आप सिर्फ ये समझना है अगर 2D कोलिजन है तो वो हमेशा ऑब्लिक। हाँ यस सर। 2D तो देख कर बता सकते हो ना कि 2D है या 1D है, राइट। हाँ हाँ यस यस। हाँ, तो 2D कोलिजन जब भी होगा वो ऑब्लिक होगा, 1D जब भी होगा वो हेड ऑन। क्लियर है? यस यस सर। सर यस। तो लेकिन मैं वही जो आप डेफिनेशन लिखाए थे, लाइक इफ टू बॉडीज आर अलोंग डिफरेंट लाइंस बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, तो सब एक लाइन ड्रॉ किया, दूसरा लाइन ड्रॉ किया, दोनों बॉडीज को विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर नहीं देखेंगे ना, मतलब वो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर देखेंगे। अरे पहले का लाइन देख लो, फिर दूसरे का लाइन देख लो,
मतलब बिफोर कोलिजन देख लो वो कैसा मूव कर रहा है, आफ्टर कोलिजन देख लो कैसा मूव कर रहा है, सिंपल है। अच्छा, और दोनों को आफ्टर कोलिजन भी सेम लाइन में रहना चाहिए। यस। ओके सर। और वैसे देख के पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन में दिया गिवन होता है ये सब, ठीक है। तो तुमको एग्जाम में कुछ देखना नहीं, क्वेश्चन में गिवन होता है क्या है, नहीं है, डॉन ऑब्लिक क्या है, ये सब। यस सर। और अगर दोनों बॉडी सपोज टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहा है, तो जब ड्यूरिंग कोलिजन उनका वेलोसिटी फिर कैसे सेम होगा? अगर दोनों एक साथ टुवर्ड्स, मतलब ऐसा आ रहा है, समझो, हाँ, ऐसा आ रहा है, ये ऐसा हो गया, राइट। यस, और फिर सेपरेट होगा वो हाँ फिर कंडीशन। सेपरेट। तो अभी देखो ड्यूरिंग कोलिजन ऐसा रहा होगा, हाँ तो जिसका मोमेंटम ग्रेटर होगा, अगर ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, किसी एक का मोमेंटम तो ग्रेटर होगा। यस यस। अगर दोनों का मोमेंटम सेम होगा तो फाइनली दोनों रेस्ट में आ जाएगा ड्यूरिंग कोलिजन, हाँ क्योंकि यस जितना इसका मोमेंटम है उतना इसका मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में, नेट मोमेंटम पहले जीरो है तो फाइनली नेट मोमेंटम जीरो होगा, राइट। यस सर। लेकिन अगर सपोज ये इस साइड आ रहा है, ये साइड है, इसका मोमेंटम ग्रेटर है इससे, तो नेट मोमेंटम इस डायरेक्शन में है। यस सर। तो जब ये ऐसा रहेगा तो फाइनली ये ऐसा जाएगा, अगर इसका मोमेंटम ग्रेटर होगा तो ये ऐसा जाएगा। हाँ सर, बट वो हमने केस देखा है ना, सपोज दो बॉल दोनों ऑपोजिट साइड से आते हैं फिर वापस कोलाइड होके सेपरेट हो जाता है, दोनों एक साइड नहीं चलता आफ्टर कोलिजन। अरे वो भाई आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं, तुम क्या पूछ रहे थे, आफ्टर कोलिजन या ड्यूरिंग कोलिजन, ये बताओ। मैं पूछ रहा हूँ ड्यूरिंग कोलिजन तो फिर के ड्यूरिंग साइड। कोलिजन के बाद आप एक मिनट, ये इसीलिए मुझे इरिटेट मैं यहीं पे हो जाता हूँ। तुम पूछ रहे हो ड्यूरिंग कोलिजन, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ड्यूरिंग कोलिजन, और फिर बाद में तुम बोल रहे हो कि सर ये बॉल आता है ना आफ्टर कोलिजन, ये सेपरेट हो जाता है ना। आफ्टर कोलिजन फिर कहां से आ गया इसमें? हाँ सर, अब जिस साइड वेलोसिटी थी, अब आफ्टर कोलिजन कैसे होगा, सेपरेट कैसे होगा वो? आफ्टर कोलिजन हो जाएगी, इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, देखेंगे उसका इंपैक्ट। तो अभी इसको कंबाइन करके देख रहे हैं ना, इसका इंपैक्ट देखोगे तो इस पे फोर्स लगेगा इस साइड, हाँ इस यस पे सर। फोर्स इस साइड लगेगा, यस सर। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी आएगी, वो अपन देखेंगे क्या आएगी, वेलोसिटी नहीं आएगी। बट ड्यूरिंग कोलिजन तो राइट साइड चल रहा था ना, क्योंकि लेफ्ट वाले का मोमेंटम ज्यादा था। लेफ्ट वाले का मोमेंटम, इसका मोमेंटम ग्रेटर था, हाँ तो हाँ इस हाँ, साइड जा तो रहा है, आगे हाँ बढ़ो। इस साइड जा रहा था। अच्छा ड्यूरिंग अब कोलिजन कितने टाइम के लिए होगा? 10 इयर्स के लिए होगा कि 15 डी इयर्स के लिए कि 25 इयर्स के लिए? dt टाइम। तो डेल्टा dt, dt डिस्प्लेसमेंट क्या उसका कंसिडर कर रहे हैं क्या dt टाइम का यहाँ पे? नहीं सर। तो फिर क्या उसमें, क्या इतना तुम इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो? अच्छा, मतलब अज्यूम कर रहे कि इस साइड होगी वेलोसिटी तो वैसे। जब जब उसका डिस्प्लेसमेंट ही कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मतलब उस चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना, हाँ यस सर। तो फिर सर तुम तो उसमें क्यों? लाइक हाँ। नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है जब ड्यूरिंग कोलिजन dt टाइम अरे में। अरे सब क्वेश्चन करके सॉल्व करके तुमको दिखा दूंगा कि कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है। आज के लिए यस। इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे, जो तुमको डाउट आएगा ना उसका क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक ओके है। ओके, यस सर। बाय बाय।